डी ब्लॉक थोड़ा बहुत शुरू किया था मैंने और थोड़ा बहुत मैं वापस आपको रिकॉल करवा देता हूँ, है ना। डी ब्लॉक क्या होता है, कहाँ से होता है। हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी, हमने क्या पढ़ी, पीरियोडिक टेबल पढ़ी ना। पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। आवर्त जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, ऐसे यूं वाले, है ना, यूं वाले ऐसे, ये कितने होते हैं 7 और वर्ग 18, ये ऐसे वर्टिकल वाले, ऐसे, है ना। तो यहाँ आपके शुरू के जो 2 वर्ग हैं, इधर वाले 2, इधर वाले 2, ये वाले, इधर वाले 2 कौन से थे, एस ब्लॉक में थे। कौन से ब्लॉक में थे, एस ब्लॉक में थे। इधर के जो 6 हैं, इधर के 6 कौन से ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के। 6 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए 8, कितने बच गए 10। वो 10 कौन से ब्लॉक के हैं, डी और एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक के लिए आवर्त सारणी में स्थान नहीं था, है ना, आवर्त सारणी में स्थान नहीं था, तो स्थान नहीं था तो उनको हमने नीचे डाला हुआ था कि नहीं था, है ना। लास्ट पर नंदू प्राइम मिनिस्टर लिखाया था मैंने, वो चीजें थी। तो यहां से देखो, आप देखेंगे यहां से जो जो 3 नंबर से वर्ग है, कितने नंबर से, 3 से लेके ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, हो गए क्या, हो गए। यहां पे क्या है, डी ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है, डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक का दूसरा नाम संक्रमण तत्व है। कौन सा तत्व है, संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु है, संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु है। एफ ब्लॉक आता है, एफ ब्लॉक का नाम होता है आंतरिक संक्रमण तत्व। कौन से, आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि मिनिमम एक क्वेश्चन, है ना, वैसे हर चैप्टर की ये कोई नहीं होती भी उसमें से आई, लेकिन इसमें से 100% श्योरिटी है, मिनिमम एक तो आना ही आना है। एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, पर ये बड़ा ही शॉर्ट चैप्टर है और बड़ा ही इजी चैप्टर है। एक बात मैंने पहले भी कही थी कि इसमें मेन मुद्दा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है तो ये चैप्टर बड़ा ही इजी है और ज्यादा कुछ नहीं करना। मैंने बताया था कि एससी से लेके जिंक तक, एससी से लेके जिंक तक ये 21 पे और ये 30 पे, है ना, ये 21 पे, ये 30 पे, ये बस 10 याद करने हैं, इनमें आपका काम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बात मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बताई थी। किसकी बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कौन सा, सामान्य, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1 d 1 से लेकर 10, है ना, और ns 0 1 और 2। यहां पे n की वैल्यू 4 to 7, 4 से लेके 7। ये आपको पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है, n-1 d 1 से 10 और ns 0 1 2, है ना। ये पहला क्वेश्चन तैयार हुआ इसका, n-1 d 1 से 10, मतलब d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में 0 1 और 2 तक आ सकते हैं। ये n बराबर 4 से 7। आप सोचो, अगर n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, तो 3d, है ना, 3d आ जाएगा। और यहाँ पे n की वैल्यू वही 4 रहेगी, ऐसे नहीं यहाँ 4 रख दिया उधर 5 रख दिया, n की वैल्यू दोनों में क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। एक फिर मैंने ये बताया था कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, n d 1 से लेके 10 और n+1 s 0 1 और 2। यहां n की वैल्यू जो है वो 3 to 6 है, 3 से लेके 6। ये 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4, 3 + 1 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। ये 3 + 1 4 हो जाएगा। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला है ना।
ऑप्शन में आते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे, 2 3 4 कुछ भी है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है जो डी ब्लॉक है उसके संयोजी कोष में, संयोजी कोष कौन सा? बाहर वाला कोष। संयोजी कोष कौन सा? बाहर वाला कोष। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस, नाभिक है ये, इसके ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, इसके यहाँ पे फोर्थ सेल, ऐसे है ना, पूरे में रहेगी फोर्थ सेल। सबसे बाहर वाला जो कोष होता है वो कौन सा कोष होता है? संयोजी कोष। क्या बोलते हैं? संयोजी कोष, या इसको बाह्यतम कोष भी अपन बोल सकते हैं। बाह्यतम मतलब सबसे बाहर वाला। इसके अंदर वाला जो है ये वाला, इसको उपांत्य है। इसको कौन सा कोष? उपांत्य कोष। उपांत्य कोष मतलब पेनल्टीमेट सेल, है ना, पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं इसको। और इसके अंदर वाला पूर्व उपांत्य कोष, ये पूर्व उपांत्य कोष, पूर्व उपांत्य कोष। समझ में आ रही है बात? यही संरचना होती है, मतलब कोई भी एटम होगा तो यही फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, यही संरचना रहेगी, है ना। तो ये इसका संयोजी कोष। डी ब्लॉक के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी डी ब्लॉक के लगभग, मतलब प्राय लगभग सभी डी ब्लॉक के संयोजी कोष मतलब बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। लगभग समान है। तो संयोजी कोष समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन क्या दे सकता है कि कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया, उसके उपांत्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये पूछ सकता है ना। तो एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था ये। जैसे मान लो कोई भी ले लो, Mn ले लिया हमने। Mn कितने नंबर पे? 25 पे। Mn क्या नाम इसका? मैग्नीज। क्या नाम? मैग्नीज। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s, है ना। ये ऐसे भी होता है ना, कई बोले सर 4s को बाहर दे दिया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, दोनों करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि ये बाह्यतम है ना। अरे बाह्यतम कैसे मालूम चला? देखो ये नाभिक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सबसे बाहर कौन सा रहा? चौथा ही तो रहा ना। ये सबसे बाहर चौथा दे दिया। तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। दिख रहे हैं 2। अब इसके उपांत्य कोष में, संयोजी कोष के अंदर वाला कोष कौन सा? उपांत्य। उपांत्य में कितने आए बताओ? उपांत्य कौन सा? ये 3 नंबर वाला। 3 नंबर इसमें भी है, 3 नंबर इसमें भी है। तो कितने हो गए? 6 5 11 2 13। उपांत्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 13 इलेक्ट्रॉन आए। आई बात समझ में? उपांत्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 13 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कोई सा भी एलिमेंट दे दिया और पूछ लेगा कि इसके उपांत्य कोष में कितने हैं, संयोजी कोष में कितने हैं, पूर्व उपांत्य कोष में कितने। पूर्व उपांत्य में कितने दिख रहे हैं आपको? इसके पूर्व उपांत्य ये रहा, ये चौथा, ये तीसरा, इसके अंदर पूर्व उपांत्य दूसरा, उसमें कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने है? 8 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो ये डी ब्लॉक का संयोजी कोष हुआ, ये उपांत्य कोष हुआ। अब मैंने बता भी दिया। अच्छा, डी ब्लॉक कौन से आवर्त से स्टार्ट होता है? चौथे से। तीसरे से नहीं, चौथे से, है ना। याद करो थोड़ा बहुत। देखो मैं बताऊं आपको, हलीना की रब से फरियाद, ऐसे तो करते हैं, हलीना की रब से फरियाद। अब ये हाइड्रोजन वाले में तो उधर हीलियम है। पहले आवर्त में ओनली कितने तत्व? 2 तत्व होते हैं। दूसरे में लिथियम और यहाँ पे क्या आता है? बेरिलियम। उसके बाद सारा खाली, फिर आखिर में बकनोफ आता है। क्या आता है? बकनोफ आता है कि नहीं आता? उसके बाद में Na के बाद में Mg के बाद में फिर क्या? खाली।
है ना, फिर खाली आता है, मतलब यहाँ बकनोफ आ गया ना, BCNOF, इधर क्या आ गया, एल्यूमिनियम, है ना, ये वाली लाइन में, इस वाली में ये एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे ये क्या, पोटेशियम, उसके बाद में कौन, कैल्शियम, ये भी इस नंबर पे है, तो अब 21 नंबर पे क्या, स्कैंडियम, ऐसे यहां से चालू होगा। तो अब कौन सा देखो, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, कौन से पीरियड से चालू हो गया, फोर्थ, कौन सा चालू हुआ, फोर्थ से। इतनी बात समझ में आई। तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट है ना। डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी है, पहली श्रेणी है 3D। देखो मैंने अगर आपको ध्यान हो तो बताया था, स्कूटर है, यामाहा ला एक, स्कूटर यामाहा ला एक, लेंथेनम और एक्टिनियम, ये डबल स्टार लगा दिए इस पे। यहां पे क्या आ जाएगा, एफ ब्लॉक, यहां पे भी क्या है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को नीचे पीरियड टेबल के नीचे दे दिया। समझ में आई बात। अब स्कूटर यामाहा ला एक, ये वाली जो है वो कौन सी सीरीज है, 3D। ये वाली कौन सी है, 4D। ये वाली कौन सी है, 5D। ये वाली कौन सी है, 6D। तो डी ब्लॉक को कितने श्रेणी में बांटा, 4 श्रेणी में बांटा। कितनी श्रेणी में बांटा, 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, पहली श्रेणी 3D वाली कौन सी है, एस से लेके जिंक तक। देखो मैं बताऊं आपको, ये आपकी कौन सी श्रेणी, 3D श्रेणी। कौन सी श्रेणी, 3D श्रेणी का एक नाम और है प्रथम संक्रमण श्रेणी, क्योंकि डी ब्लॉक का नाम क्या, संक्रमण तत्व है। तो 3D श्रेणी का दूसरा नाम क्या हुआ, प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी, है ना। जब पीरियड टेबल पढ़ी थी तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि SC शक्ति से लेके जिंक तक, ये 21 पे था, तो किस पे आ गया, 30 पे आ गया। ये पहली संक्रमण श्रेणी है, 3D श्रेणी है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3D में आएगा। कौन से में आएगा, 3D में आएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 3D में। अरे यही होता है, हमें कैसे मालूम चलता है कौन से ब्लॉक का है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाता है ना, वो उसी ब्लॉक का हो जाता है। जैसे मान लो सोडियम की बात करें अपन, किसकी बात करें, सोडियम की Na, क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए, सोडियम 11 पे होता है, 2 2 4 6 4 10, अब क्या आएगा 3s1। तो Na कौन से ब्लॉक का है, S ब्लॉक का। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाता है उसी ब्लॉक का हो जाता है। आई बात समझ में इतनी, अच्छा साहब। तो ये कौन सी श्रेणी है, 3D। 3D श्रेणी का दूसरा नाम क्या, प्रथम संक्रमण श्रेणी। उसके बाद में कौन सी श्रेणी आएगी, 4D श्रेणी। कौन सी श्रेणी, 4D श्रेणी। 4D श्रेणी स्कूटर यामाहा, इट्रियम, क्या रे, इट्रियम। और जिंक के नीचे कौन आएगा, CD, कैडमियम। क्या आएगा, कैडमियम। अब ये 21 गैप कितने का रहेगा, 18 का, है ना। यहाँ पे 18 का गैप क्यों रहेगा, 2 तो S ब्लॉक, 6 P ब्लॉक और D कितने, 10। 18 का गैप इसमें रहेगा। ये 39, यहाँ भी 18, कितने हो गए, 48 हो गए। कितने हो गए, 48 हो गए। ये कौन सी श्रेणी है, 4D श्रेणी। इसका नाम क्या रहेगा, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। कौन सी श्रेणी, द्वितीय, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। स्कूटर यामा। आपको ज्यादा किसका ध्यान रखना है, ओनली 3D श्रेणी का। 4D श्रेणी का कुछ एक का अपन बात करेंगे, ज्यादा उन पे माथापच्ची नहीं करेंगे, सिलेक्टेड रहेंगे वो कुछ। अगली बात है किसकी, 5D श्रेणी, मतलब रे तृतीय। कौन सी, तृतीय संक्रमण श्रेणी। स्कूटर यामाहा ला, लेंथेनम और ZNCD HG। HG कितने पे रे, अब की बार 80 पे आ जाएगा। क्यों, यहाँ लेंथेनम के आगे F ब्लॉक। मैंने लिखाया था आपको पीरियड टेबल, लेंथेनम कितने पे, 57 पे। फिर इसके आगे कौन आ गया, स्टार लगा रखा था ना भी हमने थोड़ी देर पहले, लेंथेनम स्टार मतलब F ब्लॉक। F में कितने, 14, तो वो इसमें 57 में 14 जोड़ोगे 71, वो नीचे गए। और फिर 72वां HF। HF कितने पे रे, 72 पे। और 72 से लेके ये कौन सी श्रेणी, 5D श्रेणी। उसके बाद में लास्ट थी 6D। कौन सी, चतुर्थ, कौन सी रे, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी।
स्कूटर यामाहा ला 1, एक्टिनियम 89, 32 का आ गया आपकी बार। कितने का आ गया? 32 का, क्योंकि एफ ब्लॉक आ गया ना। 18 तो थे, 2S 10D 6P और एफ ब्लॉक भी आ गया 14 हो गए। कुल मिला के कितने हो गए? 18 और 14 32। 32 का गया देखो, 7 2 9 5 3 8 हो गया। इधर भी ZnCdHgCN बोल सकते हैं आप इसको। और कितने रह गए? 112 है ना। यहाँ पे एक रदरफोर्ड, या फिर आप देखो ये 104 से शुरू है। किससे शुरू है? 104 से शुरू होगा, क्योंकि निवासी से आगे 14 कितने? एफ ब्लॉक, तो 103 हो गए। 104 को क्या बोलेंगे? UNQ। UNQ यहां से लेके 112 UUB, इसको UU बोलते हैं, या इसको CN कोपरनिकम भी अपन इसको बोल सकते हैं। कितनी श्रेणियां हो गई? 4 श्रेणियां हो गई, 3D 4D 5D और 6D। ठीक है, ऐसे ये 4 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है? 4 श्रेणियां होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो मैंने कुछ एक का ही बताया था। SC शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन, Ni Cu और Zn, ये 3D श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? आप आवर्त सारणी का पेज खोल के देखेंगे तो ऐसे लिखे हुए, हॉरिजॉन्टल में लिखे हुए, है ना। शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन, मैंने आपको ट्रिक भी लिखाई हुई है, आप देख सकते हैं। स्कैंडियम नाम है पहले का, क्या नाम है? स्कैंडियम। दूसरे का नाम है टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर और उसके बाद में जिंक। उसके बाद में जिंक। 2 इसमें एक्सेप्शन है, 2 अपवाद हैं। एक तो Cr और एक Cu। लिखा रखा है मैंने आपको, ये था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1 आना चाहिए। 4s2 और यहाँ पे 3d4, पर ये अर्धपूरित विन्यास स्थायित्व के कारण ऐसा होता है। कौन सा विन्यास? अर्धपूरित, हाफ फील्ड अर्धपूरित विन्यास के कारण है। उसी प्रकार Cu में भी यही लोचा चल रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। 29 नंबर पे आता है, देख लो पूरे 29 हो गए क्या? है क्या 29? इन 2 में लोचा है और सब रेगुलर है। आप चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्गन। 18 तक का काम हो गया। कितने तक का काम हो गया? 18 तक का काम हो गया। ये कितने पे आता है? 21 पे, है ना। तो 3d1 है 4s2, इसको लिखेंगे AR आर्गन। 3d2 4s2, इसको लिखेंगे AR। 3d3 4s2, ये लिख ही दिया। Mn क्या? AR 4s2, Fe AR 3d6 4s2, AR 3d7 4s2, AR 3d8 4s2, AR 3d10 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखाया था, ठीक है। और अगर अपन इनकी बात करें, ये सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं पे गौर करना है ना। सबसे ज़्यादा इन्हीं पे ध्यान रखना है, इसी से आपके लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। क्यों बता रहा हूँ? आगे अपन रंग की बात करेंगे, है ना। कौन सा डी ब्लॉक रंगीन है, कौन सा रंगहीन है ना। रंग की बात करेंगे आगे अपन कि इनमें से कौन सा रंगीन है और कौन सा नहीं है, ये बात करेंगे। या फिर कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहला एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन यही होता है कि कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय, कौन सा रंगीन है, कौन सा रंगहीन है। सबसे पहली चीज यही होती है,
या फिर इनके उपयोग होते हैं, है ना, कौन सा मिश्र धातु बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, किसका संयोग होता है ना, उत्प्रेरक के रूप में कौन काम में आता है, किस किसका उपयोग ज़्यादा, बस अनुप्रयोग इसके जो हैं वो पूछे जाते हैं। पहले पूछता था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, CR का, CU का, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले पूछते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, लेवल बढ़ गया, और लेवल बढ़ गया तो सारी चीज़ें अपग्रेड होने लग गई, है ना। पहले पूछते थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, दिमाग का लेवल बढ़ रहा है, वैसे इनका भी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, एक बार मैं इनको साथ लिख देता हूं, फिर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे 2-4 का और, है ना। शक्ति, वक्र, मन, फेको, निकुंजन, यही तो था। उसके बाद में स्कूटर, यामाहा, ला, एक, यारी, जरा, निभा, मोटे, टकले, रुक, रह, पड़ेगा, आगे सीढ़ियों में, है ना। ला हफ्ता, डब्लू रे, ला हफ्ता, डब्लू रे, और इधर पिटेगा, AUHG, है ना। और यहाँ पे 100, ये 89 था, 104, 104 को क्या बोलेंगे, UNQ, इसको क्या बोलेंगे रे, 104 UNQ। आपको मैंने IPSC में लिखना समझाया था, है ना, बताया था कि नहीं बताया था। 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन, है ना। जब भी नाम लिखते हैं तो लास्ट वाले के पीछे EM प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, EM प्रत्यय लगाते हैं। तो कहाँ सिखाया था, जब IPSC पढ़ाई थी मैंने तो कहा था, जब 100 से ऊपर वाले नाम है ना, उसका नाम IPSC ने निम्न प्रकार दिया था, कुछ याद हो तो आपको बताया था। तो 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, सेप्ट बोलते हैं ना, उधर अपने IPSC में उसको हेप्ट बोलते हैं, तो सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन बोलते हैं। तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक, या तो इसको कोपरनिकम लिख सकते हैं अपन, या फिर 112 पे था यू भी, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो ये CU AG जो और AU जो है, CU AG और AU, CU मतलब कॉपर और तांबा, AG सिल्वर चांदी, और AU और मतलब सोना। CU AG और AU, इनको सिक्का धातुएं कहा जाता है। कौन सी धातुएं, क्योंकि इनसे सिक्के बनते हैं। इनसे क्या बनते हैं, पुराने जमाने में राजा महाराजा के टाइम पे तांबे के बनते थे, फिर चांदी के बने, सोने के बनते हैं कि नहीं बनते। तो CU AG और AU कौन सी धातुएं, सिक्का धातुएं इनको अपन कहते हैं। Ni PD और PT, इनका काम उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। इनका काम किसमें, ये हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण, मतलब अपचयन करवाते हैं, हाइड्रोजन का योग करवाते हैं। ये समझ में आई बात। अब देखो कहाँ कहाँ लोचा चल रहा है। एक तो लोचा देखो, इनका तो सभी का सेम रहेगा, ये CU, ये AG और AU, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, थोड़े से दिमाग की बात है। CU का हमने क्या लिखा, 3D10 4S1, यही लिखा। ये 3D श्रेणी का, ये कौन श्रेणी का है, 4D श्रेणी का, तो क्या आ जाएगा 4D10, और एक ज्यादा है जिससे इसमें 3 और इसमें 4, इसमें 5, 5S1 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। उसके बाद में ये 3D 4D, ये कौन सी 5D, तो 5D10 6S। यहाँ पे आर्गन था, हेनी आगरकर, AR KR, हेनी आगरकर, और ये क्या हो जाएगा अक्सी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे इनका CU AG और AU, इन तीनों का हो गया। और इनमें किसी का ध्यान नहीं रखना। ये देखो CU AG और AU, ये ZN CD HG, इनमें भी ज्यादा माथापच्ची नहीं है। ZN का क्या होता है 3D10 4S2, फिर CD 4D10 5S2, फिर HG 5D10 6S2,
ये हो गया, है ना। ऐसे एक एक के पीछे नहीं पड़ेंगे भाई, एक एक को याद करने लग गए, ऐसा सिस्टम हमें नहीं करना है। जो चीजें अलग है उन्हीं को अपन फॉलो करेंगे। एक फॉलो किसको करेंगे, CR, MO और ये W को। इनमें भी थोड़ा बहुत लोचा है। क्या लोचा है, देखो CR का अपन क्या लिखते हैं 3D5 4S1, फिर MO मतलब मोलिब्डेनम, क्या रे मोलिब्डेनम, है ना। उसका क्या हो जाएगा 4D5 5S1, उसके बाद में W टंगस्टन 5D4, ये लोचा है इसमें, और 6S2। ये W वाला जो है ये एक ही वर्ग में है, लेकिन अपने वर्ग में भिन्नता दर्शाता है। अपने वर्ग में क्या दर्शाता है, ये भिन्नता दर्शाता है। समझ में आई बात। और एक लोचा कहाँ है, एक लोचा NiPD और PT में है। NiPD और PT में Ni का अपन क्या लिखते हैं, अरे 3D8 4S2। PD का क्या लिखूंगा, ये अपवाद है 4D10 5S0, और PT का क्या लिखूंगा 5D9 6S1। देखो सभी का अलग अलग तीनों का। आपको विशेष तौर से पैलेडियम का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें D पूरा भरा हुआ है। इसका रे पैलेडियम का, है ना। आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एल्कीनों का अपचयन, एल्केन निर्माण की विधियों में थोड़ा बहुत अगर याद हो, वहाँ अपन +S2 करते हैं और उत्प्रेरक के रूप में NiPD और PT का हम लेते हैं, है ना। हाइड्रोजन सीधा रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन क्या होती है, तो सीधी रिएक्शन नहीं करती, इसलिए उसको NiPD PT के साथ में काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, उसके बाद में मैंने ये बताया कि D ब्लॉक को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। क्यों, क्योंकि ये S और P के क्या होते हैं, मध्यवर्ती, मध्य में होते हैं ये, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यहाँ इधर तो S है, इधर क्या है P है, और बीच में क्या है D है ना। तो S और P के क्या है, मध्यवर्ती है कौन, D। तो इधर आ जा सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। ये तो ओल्ड पहले डेफिनेशन थी। नई डेफिनेशन क्या थी, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, कि डी ब्लॉक की धातु में अगर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, ये उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अगर डी कक्षा का पूर्ण रखते हैं, डी कक्षा क्या रखते हैं, अपूर्ण मतलब आधा। डी पूरा भरा हुआ कितना होता है, D10। डी पूरा भरा हुआ कितना होता है, अगर D10 ना रखे D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 और D1 ये रखें, तो वो कौन से होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। वो कौन से तत्व होते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था। अब कईयों के पल्ले नहीं पड़ रही, देखो मैं बता देता हूँ। मैंने ये कहा कि डी ब्लॉक की धातु में अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, मेरी बात को ध्यान से सुनना गौर से, डी ब्लॉक की धातु में अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 में, प्लस यदि अपूर्ण डी विन्यास रखती है, अपूर्ण डी विन्यास रखती है, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व है। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु अपन उसको बोल सकते हैं। +2 ऑक्सीकरण अवस्था, अब देखो क्या होती है +2 और क्या, आपको देखो मैं बताऊं, हम लिखते हैं Fe कितने नंबर पर है, 26। परमाणु क्रमांक आपको सभी का ध्यान होना चाहिए, ध्यान होगा तभी लिख पाओगे। Fe26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। देखो भाई यही है क्या, चेक करो, ऐसा ही है, अरे ऐसा ही है क्या, सही है। अब इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था करें, +2 मतलब Fe+2, Fe धात्वें है, हमेशा धनावेशित होती है, इलेक्ट्रॉन का दान करती है, दान की भी होती है, देने की प्रवृत्ति में है, कमी होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की। कितने की कमी है, 2 की कमी है। कितने की कमी है, मेरे को 2 क्या करने हैं, बाहर निकालने हैं। 2 क्या करने हैं रे, बाहर निकालने 2 इलेक्ट्रॉन। किधर के निकालूंगा, बाह्यतम कोश के निकलेंगे, सबसे बाहर वाले। कहाँ के निकलेंगे,
सबसे बाहर वाले निकलेंगे। सबसे बाहर वाले कौन से हैं? देखो इसमें 4s2, उसके 2 निकाल दूंगा तो ये बचेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s0 प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था में डी अपूर्ण है कि नहीं है? डी अपूर्ण है। डी में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। डी पूरा भरा हुआ कितने का होता है? 10 का। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं Zn का। किसका रे? Zn का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 यही होता है। अब मैं करूं Zn+2, क्या कर दूं? कौन सी ऑक्सीजन अवस्था होगी? +2। देखो डी ब्लॉक की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था क्या होती है? +2 होती है। कितनी होती है? +2 होती है। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s0। सामान्य ऑक्सीजन अवस्था में डी अब की बार क्या है? पूरा भरा हुआ है। डी खाली है क्या? डी पूरा भरा हुआ है। तो Zn, एक तो Zn के नीचे कौन आता है? Cd, उसके नीचे Hg और उसके नीचे Cn। कोपरनिकम Zn, Cd, Hg और Cn। इनमें डी पूरा भरा हुआ है। सामान्य ऑक्सीजन अवस्था में भी डी क्या है? पूरा भरा हुआ है। तो ये जो 4 हैं ये संक्रमण तत्व नहीं होते। कौन कौन नहीं होते? Zn, Cd, Hg और Cn, ये संक्रमण तत्व नहीं होते। तो कुल संक्रमण तत्व कितने हुए फिर? है ना? कुल डी ब्लॉक जो तत्व है वो 40 है। कितने हैं? देखो 3D, 4D, 5D और 6D। एक डी में, एक श्रेणी में कितने होते हैं? 10। कितनी श्रेणियां हैं? कितने हो गए? 40। 40 तो क्या है? डी ब्लॉक के तत्व है। 40 तो डी ब्लॉक के तत्व हैं। इनमें से अब पूछे संक्रमण तत्व कितने हैं तो 4 निकाल देंगे। 4 नहीं होते। कौन कौन नहीं होते? Zn, Cd, Hg और Cn। कोपरनिकम ये नहीं होते साहब। तो कुल संक्रमण तत्व कितने हो गए? 36। 40 - 4 बराबर, है ना? इजी क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा संक्रमण जो तत्व है या नहीं है, इनमें से ये पूछ लेगा। समझ में आई बात? तो ये इनकी सामान्य जानकारी थी। उसके बाद में हमने डी ब्लॉक के अभिलाक्षणिक गुण पढ़े, है ना? अभिलाक्षणिक गुण में पहला मैंने लिखाया कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। देखो डी ब्लॉक में यही गुण, मुख्य गुण, अभिलाक्षण मतलब विशेष तौर से डी ब्लॉक का गुण होता है। और क्या गुण होता है कि एक ऑक्सीकरण अवस्था इसकी फिक्स नहीं है। जैसे सोडियम की फिक्स है प्लस की 1, पर डी ब्लॉक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। फिक्स है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एस और डी की जो है ऊर्जा में लगभग न्यूनतम अंतर होता है। ऊर्जा में लगभग न्यूनतम अंतर होता है। इसलिए जिसमें ऊर्जा में न्यूनतम अंतर को ले दे सकता है अपने आप, है ना? अपने लेवल का काम कर सकता है। किसी की ऊर्जा ज्यादा हो, किसी की कम हो, तो फिर उनमें तो फिर भी लेना देना नहीं हो सकता। लेकिन समान ऊर्जा वाले से अपन ले दे सकते हैं। ठीक है? तो ऑक्सीकरण अवस्था के लिए अपन लिखेंगे अब Sc। क्या? Sc। पहला है स्कैंडियम। हम Sc से लेकर जिंक तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ेंगे। किससे? Sc से लेकर जिंक तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं अपन पढ़ेंगे। पहला होता है Sc। पहला Sc होता है स्कैंडियम। अब स्कैंडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो आप देखेंगे। अच्छा, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कैसे होती है वो समझो आप, है ना? मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो स्थायी वर्ग है वो कौन सा वर्ग है? 18वां वर्ग है। सबसे स्थायी कौन है? हेनी आगरकर जीरोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन सबसे स्थायी वर्ग है।
और जो आवर्त सारणी के शेष बच गए उनकी भी यही इच्छा होती है भाई हम भी क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। तो या तो स्थायी होने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अरे होता ही है, किसी को स्थायी होना हो, किसी को मकान बनाने हो, है ना, स्थायी होना हो, मकान बनाने हो, तो अगर पैसे कम है, अगर पैसे कम है तो किसी से उधार लेगा, मकान बना लेगा, वो स्थायी हो जाएगा, है ना। किसी को बिजनेस चालू करना है, पैसों की आवश्यकता है तो ले लेगा, वो स्थायी होने के लिए सारे काम होते हैं। आप यहाँ पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो, स्थायी होने के लिए पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना। सारे काम स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए है ना। अपना शेड्यूल यही है भाई, हाँ हमें इस डिपार्टमेंट में जाना है, उस डिपार्टमेंट में जाना है, उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ाई करते हैं। स्थायित्व भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, ज़्यादा स्थायी किसमें क्या होना है। तो जैसे सोडियम है, सोडियम 11 नंबर पे आता है ना। सब अपने आप देख लेते स्थायी, स्थायी मतलब अपने आस पड़ोस वाले को देख लेते हैं, अपने पास वाले में, अपने पास में कौन स्थायी है, अपने गांव मोहल्ले में, है ना, देख लेंगे सबसे दिखा। हमें दूसरों का तो क्या पता, है ना, अपन तो आस पड़ोस वाले को देखेंगे स्थायी कौन। तो सोडियम कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। इसका नजदीकी पड़ोसी कौन, कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। इधर नजदीकी की पड़ोसी कौन, एफ है कि नहीं, एफ। अब ये बीच में नियोन है, बीच में क्या है, नियोन है। अब इधर से तो सोडियम देख रहा है, बोले देख नियोन कितना स्थायी है। इधर एफ देख रहा है कि नियोन कितना स्थायी है ना। इसकी सोच तो क्या रहेगी फ्लोरीन की, कि मैं क्या बन जाऊं, नियोन बन जाऊं। इसकी सोच भी क्या रहेगी, है ना। अब ये आर्गन एनी हेनी आगरकर आर्गन, आर्गन रह गया। अब ये तो दूर रह गया, है ना, ये तो दूसरे गांव का है। ये तो कौन से गांव का है, दूसरे गांव का। तो ये इनसे तो जान पहचान इसकी है ही नहीं, है ना। किसी एक गांव में आरएस बन जाता है या कोई किसी भी फील्ड में हो, अच्छा कोई सेटअप वाला हो जाता है, तो लोग उसी का एग्जाम्पल देते हैं, देते कि नहीं देते, पेरेंट्स भी उसी का देते हैं, उसको देख तो सेम वही ये है। तो ये क्या बनना चाहता है, फ्लोरीन क्या, नियोन। फ्लोरीन के पास कितने हैं, 9। अगर एफ माइनस हो जाता है तो कितने हो जाएंगे, 10। फ्लोरीन 9, एक माइनस मतलब जुड़ गया इसमें, एक अधिक है, तो कितने हो गए, 10। 10 होते ही किसमें चेंज हो गया, मतलब एफ की ऑक्सीजन अवस्था माइनस है, एफ को 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। सोडियम कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। अब सोडियम देखेगा, क्या देखेगा कि यार मैं भी तो स्थायी बनूं, मैं भी क्या बनूं, 11 नंबर पे। अगर मैं एक किसी को दे दूं, एक किसी को, तो मैं क्या बन जाऊं। तो इसीलिए धातु में हमेशा पॉजिटिव आवेश वाली होती है, धातु में हमेशा क्या होती है, धनावेशित होती है। क्या होती है, धनावेशित होती है। उसी रेंज में अपन चल रहे हैं। पहला केस एससी, पहला केस एससी। अब एससी को स्टेबल होने के लिए बताओ क्या करेगा, ये कितने दान करेगा, बताओ बताओ, एससी के लिए कितने दान करेगा ये, कितने दान करेगा, 3। एससी मैं कर दूं, देखो सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, AR 3D1 4s2, AR 3D1 और 4s2, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसा ही होता है ना। अब देखो, एक तो ऐसे हो जाए, एक तो S पूरा खाली हो जाए, एक तो S पूरा खाली हो जाए। S पूरा खाली होने का मतलब है +2 ऑक्सीजन अवस्था। एक ये आर्गन बनना चाहे तो कौन सा हो जाएगा, +3, +2 और +3। तो स्कैंडियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो गई, 2, +2 और +3।
3। अच्छा, मैं आपको फिर बाद में ये जो ब्रैकेट वाली कहानी है ये मैं आपको बाद में एक साथ लिखाऊंगा, +2 और +3। अभी तो आप ये ध्यान रखो इसके नियम, ठीक है। ब्रैकेट वाली कहानी में आपको बाद में बताऊंगा। जो ब्रैकेट वाली होती है वो रेयर वाली होती है। उसके बाद में कौन आएगा? Ti। टाइटेनियम क्या? Ar3D2 4s2, ठीक है। ये +2 देगा शुरुआत में, तो ये +3 भी दे देगा और ये मैक्सिमम +4 भी दे देगा। देगा कि नहीं देगा? क्योंकि इसमें आर्गन तक आने के लिए कुल कितने निकल जाएगी? 4। तो शुरुआत किससे होगी? 2 से। शुरुआत किससे होगी? 2 से। फिर वेनेडियम पे Ar3D4s2 कितनी हो जाएगी? +2 +3 +4, मैक्सिमम कितने निकालेगा? 5। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। हमने कहा था सोडियम 1 देता है, ये तो देते ही जाते हैं डी ब्लॉक। ये गुण डी ब्लॉक का ही होता है। फिर क्रोमियम Ar3D5 4s कितने तक दे देगा? 6 तक दे देगा, है ना। कितने तक दे देगा? 6 तक दे देगा। अच्छा, तो क्या करूंगा? देखो, एक तो +1 है इसमें, है कि नहीं? इसमें +1 है, 4s1 +1 +2 +3 +4 +5 और ये प्लस की 6। उसके बाद में कौन आया? Mn Ar3D5 4s2 +2 +3 +4 +5 +6 और +7। ये मैक्सिमम है। ये क्या है? मैक्सिमम। उसके बाद अब ऑक्सीकरण अवस्थाएं धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जो 3D है, ये कौन सी सीरीज की बात करें अपन? 3D। 3D सीरीज में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं किसकी होती है? Mn की। और वो कितनी होती है? +7 होती है। ये लिखो आप, फिर आगे लिखाएंगे इसके पहले का।
स्कैंडियम में +2 को ब्रैकेट में बंद करेंगे एक बार, Cr में +1 +2 +4 +5 इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे। Mn में जो आपको करना है, Mn में एक तो +3 को कर देंगे बंद, +5 को कर देंगे, एक +2 को भी आप लोग कर देंगे। ये जो ब्रैकेट में बंद वाली स्पीसी है वो रेयर है, बहुत कम पाई जाती है। हो गया। तो 3D श्रेणी में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? Mn की। और कितनी होती है? +7। देखो अगर अपन पूरी आवर्त सारणी की बात करें, किसकी बात करें? पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था किसकी होती है? तो ओस्मियम होता है, एक रुथेनियम होता है। एक तो ओस्मियम, तो क्या ओस्मियम, और एक रुथेनियम, इनकी होती है पूरी आवर्त सारणी में बात करें +8 लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था किसकी होती है, तो 3D श्रेणी में किसकी होती है? Mn की होती है। आगे चलते हैं। Fe, क्या लिखूंगा इसकी? Ar 3D6 4s2 3D6 4s2 है ना। वहां 7 हो गई थी, अब धीरे धीरे वापस नीचे आते रहेंगे, है ना। +2 +3 +4 +5 और +6 कर देता हूँ मैं, ऐसा है ना। ये वाली जो है, ये वाली है जो, ये वो क्या मिलती है रे? रेयर मिलती है। कैसी मिलती है? मतलब Fe+2 Fe+3 में ज्यादा मिलेगी। ठीक है। आगे फेको CO है ना, Ar 3D7 4s2 +2 +3 +4 +5, एक एक कम करते रहेंगे। ये वाली स्पीसी कैसे मिलेगी रे? रेयर मिलेगी। CO +2 +3 में मिल जाएगा अपने को। फिर Ni Ar 3D8 और 4s2 क्या हो जाएगी? +2 +3 और +4। ये जो +3 वाली है ये रेयर मिलती है इसमें, रेयर मतलब बहुत कम मिलती है। Cu है ना, Cu क्या हो जाएगा? Ar 3D10 4s, इसकी एक तो +1 मिलती है, एक +2 मिलती है ना, ये ध्यान रखेंगे। और लास्ट में Zn क्या? Ar 3D10 और ये आपका 4s2, इसकी मात्र और मात्र क्या मिलेगी? +2। लिख लो। साइड में कहीं भी स्पेस बचा हुआ होगा, उसमें लिख लोगे। क्या लिखोगे?
जो भी ब्रैकेट में है ना, जो भी ब्रैकेट में है बड़े वाले में, वो स्पीसी रेयर होती है, या ऑक्सीडेशन स्टेट, रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट, रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये ऑक्सीजन अवस्था में बहुत कम पाई जाती है, रेयर केस में ही पाई जाती है ना, रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ब्रैकेट में है वो कम देखने को मिलती है, बहुत ऐसे लिमिटेड केस कुछ होते हैं जिनमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। डी ब्लॉक का फेवरेट क्या होता है?